आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज है 23 मार्च, दिन है मंगलवार और शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट लेकर आ गया हूं मैं अमन गुप्ता। यहां हम दिन भर की कुछ खास खबरों पर जरा ठहर कर बात करते हैं। तो चलिए बताते हैं आज पिटारे में कौन कौन सी खबरें हैं। बंगाल और असम दोनों ही जगह बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो उतार दिया है और दोनों ही जगह CAA और NRC लागू करने की बात कही गई है, लेकिन बंगाल में किसी और तरह से और असम में किसी और तरह से। इस अलग अलग रुख की वजह क्या है, इसका असम चुनाव में क्या असर होने वाला है, ये समझेंगे। रेलवे ने महिला सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस उतारी हैं, इनके बारे में जानेंगे। और शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त सैन्याभ्यास करने की योजना बनाई है। अब पाकिस्तान भी इस संगठन का सदस्य है, तो क्या इस बहाने भारत के साथ उसके बिगड़े रिश्ते पटरी पर आएंगे? और अगर भारत इस एक्सरसाइज के लिए राजी नहीं हुआ तो उसका कूटनीतिक नुकसान क्या होगा? आखिर में बात करेंगे भारत में हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा को लेकर 3 दशकों से ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने वाले रेमन मैग्सेसे अवॉर्डी बेजवाड़ा विल्सन से, और उनसे जानेंगे कि ये प्रथा अब तक क्यों खत्म नहीं हो सकी, सरकार कहां चूक रही है। लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए खुशबू कुमार से। भारत सरकार ने आज ये फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा। वहीं दिल्ली में किसान इस बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे बहुत मारा गया है, तो दूसरी तरफ मेदिनीपुर में रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह बोले कि ममता बनर्जी को अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। एनसीटी यानी राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर ये मांग की है कि एनसीटी एक्ट संशोधन बिल राज्यसभा में पेश न किया जाए। OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट समेत अन्य हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में होली के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में वसूली विवाद के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज गृह सचिव से मुलाकात कर पूरे प्रकरण पर जानकारी सौंपी और CBI जांच की मांग की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इंग्लैंड ने छुट्टियां मनाने विदेश जाने वाले लोगों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह नियम जून 2021 के अंत तक लागू रह सकता है। और भारत इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज पुणे में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 318 रनों का टारगेट दिया। अब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों की पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। सबसे खास नज़र है पश्चिम बंगाल और असम पर। यहाँ 27 मार्च को पहले चरण के मतदान होंगे। यहाँ एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करना चाहती है, तो दूसरे में उसे सत्ता को बचाना है। दोनों ही राज्यों के लिए बीजेपी अपना संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो उतार चुकी है। बड़े बड़े वादे दावे तो हैं ही, साथ ही इसमें नागरिकता संशोधन एक्ट यानी CAA और NRC यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के मसले पर बात की गई है। खास बात यह है कि पूरे चुनाव भर इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता इक्का दुक्का बार ही बोले होंगे। बहुत बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर इसे लोगों के सामने नहीं रखा गया, और यही वजह है कि राजनीतिक पंडित ये वजह तलाशने में जुट गए कि CAA और NRC जैसा मुद्दा बीजेपी के चुनावी एजेंडे में टॉप पर क्यों नहीं है। और फिर देखिए, सीधा बम फूटा घोषणा पत्र में। बीजेपी ने बिल्कुल ऐन मौके पर CAA NRC के मसले को फिर से तूल देना शुरू कर दिया। आज पश्चिम बंगाल के गोसाबा में एक चुनावी सभा थी, जिसको संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे CAA लागू करके शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेंगे। जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? भाई मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना। हम CAA को लागू कर सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। तो बीजेपी असम और बंगाल में NRC और CAA की बात कर रही है, लेकिन उसका दोनों ही राज्यों के लिए अलग अलग रुख है। बंगाल के लिए कहा गया है कि सत्ता में आते ही CAA को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही आज असम में बीजेपी जब अपना घोषणा पत्र लेकर आई
तो यहां जेपी नड्डा ने कहा कि वो करेक्टेड एनआरसी लेकर आएंगे। असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे। आपको याद होगा कि 2018-19 में एनआरसी की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें बहुत गड़बड़ियां थी। कारगिल के युद्ध में लड़ चुके एक सैनिक थे सादुल्लाह अहमद, उनका नाम इसमें नहीं था। 30 साल तक सेना में रहकर रिटायर्ड हुए सूबेदार मोहम्मद सनाउल्लाह का नाम भी नहीं था। कई परिवार ऐसे थे जिनमें कुछ लोगों के नाम तो थे लेकिन कुछ के नहीं थे। तो इस मसले पर खूब बवाल हुआ, इस प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी सीएए और एनआरसी को लेकर असम और बंगाल में अलग अलग बातें क्यों कर रही है। यही पूछा मैंने इंडिया टुडे डिजिटल में सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता से। देखिए, सीए और एनआरसी दोनों राज्यों में अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। असम में एक बहुत ही इमोटिव इशू है, जहां असम के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो एनआरसी की प्रक्रिया वहां चली और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी हुई, वो उनकी मांग के अनुरूप नहीं रही है। और उसके साथ अगर सीए को क्लब कर दें, तब वो कहते हैं कि 1986 में जो उनके साथ समझौता हुआ था, उस समझौते का उल्लंघन होता है। असम में जो लोग विरोध कर रहे हैं सीए का, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें बाहरी कोई भी नहीं चाहिए। जो कट ऑफ डेट 1971 का है वही रहना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। सीए जो है वो एनआरसी में एक ऐसी गुंजाइश छोड़ता है कि 2014 के 31 दिसंबर तक जो लोग आ गए हैं उन सभी को नागरिकता मिल जाए और वो असम में रहने के अधिकारी हो जाए, बशर्ते वो मुसलमान ना हो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों में। तो इसका विरोध है और इसको लेकर असम में बीजेपी की सरकार है, उसको इस विरोध का सामना करना पड़ा है। जबकि बंगाल में दूसरी समस्या है, वहां बीजेपी अपोजिशन में है जो सरकार में आना चाहती है, और वहां ज्यादातर विरोध है वो मुस्लिम संगठनों का है जो बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए एक मान्यता है, एक धारणा है कि वो बीजेपी के खिलाफ ही वोट करती है। तो ये बीजेपी के फायदे में है बंगाल में सीए की बात करना, एनआरसी की बात करना, और असम में थोड़ा सा डिफेंसिव होना, ये गार्डेड रहना, या जैसा कि आज जेपी नड्डा ने कहा कि असम में करेक्टेड एनआरसी लेकर आएंगे, ये एक राजनीतिक बयान है। उसको वो वही बताता है कि सीए और एनआरसी के बीच फाइन लाइन पर चल रही है असम में, बंगाल में फुल फ्लो में। अच्छा प्रभाष, मैनिफेस्टो में ये बात लाकर बीजेपी सीएए और एनआरसी को लेकर एकदम से मुखर हो गई है। ऐसे में अगर हम असम के परिप्रेक्ष्य में समझें तो इस मूव का चुनाव में क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं ये भी कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि बीजेपी ने इसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं की है। बीजेपी के नेता बंगाल में, केरल में जाकर इसकी बात करते रहे हैं। तमिलनाडु में इसकी बात नहीं होती है। असम में बीजेपी के नेता कहते रहे हैं कि ये सीए असम का मुद्दा नहीं है, असम में इस बार के चुनाव में मुद्दा नहीं है, ऐसा बीजेपी के नेता कहते रहे हैं। इस बार भी आप देखें तो अभी सीए असम में जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो दिया, उस मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, जबकि उस मैनिफेस्टो में एनआरसी में करेक्शन की बात इन्होंने कही है। बंगाल में उन्होंने इसको मैनिफेस्टो में डाला है सीए को, और कहा है कि पहली सरकार बनने के बाद जो पहली मीटिंग होगी उसमें पारित करेंगे। दूसरे राज्यों में बीजेपी का उतना अख्तियार नहीं है, वोट में शेयर या वोट बेस नहीं है, तो उन राज्यों में बीजेपी इन दोनों में से किसी मुद्दे पर बहुत एग्रेसिव नहीं दिख रही है। असम में जो उनकी स्थिति है वो डिफेंसिव है, बंगाल में बहुत अग्रेसिव है, और ये लगातार हैं। असम में ये आज पत्रकारों ने सवाल पूछा तो बीजेपी को जवाब देना ही था, इसलिए मुद्दा बीजेपी की तरफ से भी आ गया। अदरवाइज जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार इन दोनों मसले को बंगाल और असम में उठा रही है और बीजेपी को निशाने पर ले रही है।
तो ये मुद्दा रहा है चुनावी प्रयोग में, चुनावी कैंपेन में। ये थे इंडिया टुडे में सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता। कुदरत ने दिए कान तो हमने लिया मान कि इन पर मास्क अटकाएंगे और चश्मा टिकाएंगे, यही है इनका काम। लेकिन मास्क और चश्मों से पहले कानों के पास था बहुत काम। ये सुनते थे बातें और इकट्ठा करते थे ज्ञान, तो कानों को उसके काम से दूर मत कीजिए। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट का भरपूर मजा लीजिए, यहाँ मिलती है जानकारी और मनोरंजन भारी। लॉग इन कीजिए आज तक.in/रेडियो, सुनता है सारा जहां। रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए समय समय पर कई कदम उठाए गए। एक पूरा डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, कुछ प्रीमियम ट्रेनों में तो सीसीटीवी लगवाए गए हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ती रही है। महिला यात्रियों को हेल्पलाइन नंबर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, कभी कॉल, SMS या फिर ट्वीट करके या फिर चेन पुलिंग करके किसी भी घटना से खुद को बचाना होता है। लेकिन कई बार दुर्घटना हो जाती है, स्थिति नहीं संभल पाती तो सवाल खड़े होते हैं। और इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइंस उतारी हैं। तो क्या है इन गाइडलाइंस के जरिए रेलवे का एक्शन प्लान, ये पूछा मैंने आज तक रेडियो की रिपोर्टर मिलन शर्मा से। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी ऐसे इंसिडेंसेस रेलवेज में हुए हैं, जिसके बारे में सरकार अब संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसे जो गाइडलाइंस इशू किए गए हैं उनको देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो विमेन जिस कोचेज में है वहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की बात कही गई है। पहले ही सरकार रेलवे मंत्रालय कह चुका था कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो कई स्टेशनों पर और कई रेलवेज में भी लगाए गए हैं मॉनिटरिंग के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई महिला कंप्लेन करती है तुरंत रेल के किसी भी ट्विटर हैंडल पर, तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत एक्शन लिया जाए। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखा जा रहा है कि ज्यादातर महिलाएं रेलवेज में ट्रैवल करती हैं, कर भी रही हैं, और इसके मद्देनजर रखते हुए जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसमें भी जो फीमेल सिक्योरिटी स्टाफ है उनको भी डिप्लॉय करने का प्लान रेलवे बना रही है। अच्छा मिलन, इसके पहले भी भारतीय रेलवे ने कई स्टेप्स लिए हैं महिला सुरक्षा के लिए, कैसे देखती हैं आप उनके परिणामों को? देखिए, जायज सी बात है कि पहले जो प्रयास किए गए हैं उनके परिणाम इतने अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि किसी तरीके का हादसा अगर ना कि सिर्फ ट्रेन के अंदर लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी होता है तो उसके रिपोर्ट करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि जो अपराधी है वो तब तक वहां से भाग जाता है या छूट जाता है। फिलहाल यही जो पूरी सिक्योरिटी प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए रेलवेज ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। आप देखेंगे कि रेल के इंजन के पास वाले जो डिब्बे हैं उसमें ज्यादातर सीटें जो हैं महिलाओं को दी जाए या रेलवे के इंजन के पास वाली सीटें दी जाए। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टाफ है रेलवेज का उनसे ज्यादा कांटेक्ट महिलाओं का रहे, ऐसी तरीके की जो गाइडलाइंस है रेलवेज बना रहे हैं। हालांकि जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको किस कोच में जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है वो डिसाइड कर पाना मुश्किल है, लेकिन आप अगर एक सिंगल वुमेन ट्रैवलर की तरीके से टिकट बुक कर रहे हैं तो ऐसी कुछ गाइडलाइंस जो हैं सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आपके काम आ सकती हैं। ये थी आज तक रेडियो की रिपोर्टर मिलन शर्मा। भारत और पाकिस्तान पहले से ही यूं तो दूर दूर थे, लेकिन लॉकडाउन लगा तो तमाम आयोजन डिजिटल हो गए या मुलतवी हो गए। पास आने के जो भी मौके थे वो भी कम रहे। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से नरम बयान आ रहे हैं, तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों देश ज़रूर किसी ठोस बातचीत से पहले माहौल बना रहे हैं। एक खबर आई है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के मोर्चे से। भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस समेत 8 देश इस संगठन के मेंबर हैं। ताशकंद में इसकी एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला हुआ कि सारे के सारे मिलकर एक एंटी टेरर एक्सरसाइज करेंगे और इस सैनिक युद्धाभ्यास को नाम दिया गया पब्बी एंटी टेरर 2021।
पब्बी वो जगह है जहां ये सैनिक अभ्यास होगा, और असली बात यही है कि पब्बी पाकिस्तान में है, खैबर पख्तूनवा के नौशेरा में। तो साहब, अब सवाल यही है कि जिस पाकिस्तान से अपनी ठनाठनी चल रही है, क्या उससे अब इन बहानों से संबंध सुधारे जा रहे हैं? यही पूछा मैंने प्रोफेसर हर्ष पंत से, जो दिल्ली के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ़ को तो पिघलने में बहुत समय लगेगा, पर जो ICO में के तहत मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना और पाकिस्तान में करना, मुझे लगता है ये दर्शा रहा है कि कहीं पर भारत और पाकिस्तान धीरे धीरे एक ऐसी राह पर चल रहे हैं जहाँ पर एक उनके बायलैटरल कॉन्वर्सेशन जो अभी तक बंद था, उसकी कुछ जो आशा है वो जग रही है, और जो बायलैटरल डायलॉग है जो बंद पड़ा था कई कारणों से, खासकर भारत ने जो रुख लिया था कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से एक नई पहल नहीं होती है, एक आतंकवाद को लगाम नहीं लगती है, तब तक भारत वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे लगता है वो उसमें बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमने कुछ ऐसे बयान देखे हैं, बढ़ता हुआ हाथ देखा है, और एक पाकिस्तान के अंदर की जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे ये अपेक्षा की जा रही है कि शायद पाकिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर गंभीर हुआ है और आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा है। तो उसके संदर्भ में ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में ज़रूर काम कर सकती हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमको इनको समझने की ज़रूरत है। अच्छा हर्ष जी, अगर भारत इस तरह के किसी आयोजन से पीछे हटता है, मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से किसी तरह के कूटनीतिक नुकसान उसको झेलने होंगे? देखिए, भारत अगर पीछे हटता है, मुझे लगता है हटने की संभावना तो कम है, क्योंकि भारत ने अगर ये संदेश दिया है और इस तरह की सिग्नलिंग करी है कि वो तैयार है मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उसको पीछे हटने की कोई बहुत बड़ी संभावना बनती है। दूसरा ये कि भारत आज पहले के मुकाबले ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। भारत का ये मानना है कि जो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान पिछले कुछ दशकों से करता आ रहा था, उसके नतीजे ये हुए हैं कि जहां भारत का एक रुतबा दुनिया भर में बढ़ा है, खासकर पिछले एक साल में बढ़ा है, वहीं पाकिस्तान को तो एक परेशानी के तौर पर दुनिया देखती है। और भारत के लिए भारत ने ये भी दिखा दिया है कि वो दोनों ही LAC और LOC दोनों ही तरफ अपनी पकड़ बनाने की क्षमता रखता है, जबकि कई बार ये डर जताया गया कि टू फ्रंट वॉर का एक सामना भारत कर सकता है। तो भारत का जो असेसमेंट इस समय मुझे लगता है ये है कि दिल्ली से अगर असेसमेंट हम करें कि पाकिस्तान की चुनौतियां पाकिस्तान को भारत के साथ एक बार फिर अपने संबंधों को पटरी पर लाने के लिए तैयार कर रही हैं, और भारत के लिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। भारत इसको एक टेस्ट के रूप में देख सकता है कि अगर पाकिस्तान की मंशा वाकई भारत के साथ हाथ बढ़ाना है, भारत के साथ मिलकर आगे शांति बहाल करनी है साउथ एशिया में, तो उसके लिए वो एक और मौका पाकिस्तान को दे सकता है, क्योंकि जहाँ तक राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री का सवाल है, डिफेंस इश्यूज़ का सवाल है, वहाँ पर भारत पूरी तैयारी के साथ पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। और भारत ने पाकिस्तान को ये भी बता दिया है कि वो हर चुनौती का जवाब देने में भी सक्षम है, चाहे वो मिलिट्री में बॉर्डर पर एस्केलेशन की बात हो, चाहे वो डिप्लोमेटिकली भारत को प्रोटेक्ट करने की बात हो, या पॉलिटिकली जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट है उसमें बदलाव की बात हो, जहाँ पर भारत अब बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आता है। तो वहाँ पर अगर पाकिस्तान की तरफ से ये बात उठी है, पाकिस्तान ये चाहता है कि बात आगे बढ़े, तो भारत को उसमें आगे बढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है वही इस समय हम देख रहे हैं कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये दिख रहा है कि भारत एक और मौका पाकिस्तान को देने को तैयार है। SCO के तहत
जो हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं, काउंटर टेरर एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भारत तैयार है, क्योंकि भारत के लिए काउंटर टेरर सेंट्रल एशिया में जिसके लिए SCO बनाया गया था, वो एक इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी गोल है। अगर उसमें पाकिस्तान शामिल होना चाहता है तो भारत के लिए उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भारत की होंगी। और मुझे लगता है यही बात भारत ने पिछले कुछ अपने रवैये से पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान को बताने की कोशिश करी है, और लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान को वो मैसेज जा रहा है। ये थे प्रोफेसर हर्ष पंत। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन रूल 2013, ये एक नियम है जिसके तहत भारत में मैला प्रथा यानी मानव मल की सफाई का काम किसी व्यक्ति से कराना दंडनीय अपराध है। जो भी इस काम को करने के लिए किसी को बाध्य करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन यह कानून सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों में दर्ज है। आज भी कई लोगों से सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई करवाई जा रही है, और इसमें ज़्यादातर दलित समुदाय के लोग हैं। ये काम घिनौना तो है ही, साथ ही साथ जोखिम भरा भी है। सोचिए कितना भयावह है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि सफाई करने निकले थे। इसी महीने की बात है, भारत सरकार ने संसद में एक लिखित जवाब में यह आंकड़ा दिया था कि पिछले 5 सालों में कम से कम 340 लोगों की सीवर और सेप्टिक टैंक में सफाई करते हुए मौत हुई है। और तो और ये वो केस हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया है। न जाने कितने ऐसे होंगे जिनके बारे में तो पता भी नहीं। आज फिर से ये मुद्दा गरमाया। राज्यसभा में इसे राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने उठाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Sir, it is a pity that today we are still talking about death and manual scavengers. I cannot understand, sir. सर, बड़े अफसोस की बात है कि आज भी हम मौत और हाथों से कचरा और वेस्ट साफ करने वालों की बात साथ में कर रहे हैं। सर, मैं ये समझ नहीं पा रही कि हम अभी तक उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम क्यों नहीं हो पाए हैं, और हमें अभी भी हाथ से कचरे और वेस्ट की सफाई करने वालों की जरूरत क्यों पड़ रही है। हम प्रगति की बात कर रहे हैं, हम चांद और मंगल जैसी जगहों पर जाने की बात कर रहे हैं, पर हम इन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे। ये हमारे देश के लिए और यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। हाथ से मैला ढोने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में केंद्र और राज्य सरकारों सहित कई पक्षकारों को नोटिस जारी किया था, लेकिन 2 साल बीत गए हैं, केवल 13 रिस्पोंडेंट ने ही जवाब दाखिल किया है, जबकि हैं 51। कल ही इस मामले की सुनवाई हुई तो CJI ने कहा कि हम किसी को जवाब दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हालांकि अब इस मसले पर अगस्त के तीसरे महीने में एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो मैला उठाने की कुप्रथा के खिलाफ कई संगठन और कार्यकर्ता आवाज़ उठाते रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं बेजवाड़ा विल्सन। इन्होंने अपने परिवार में ये काम होते देखा, खुद भी किया है, फिर एक रोज़ ठन गई कि नहीं, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और सैकड़ों हज़ारों लोगों को इस काम से अलग किया, उन्हें दूसरे रोजगार के विकल्प दिलाए। इस कुप्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। 2016 में उन्हें इस संघर्ष के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। उन्हीं से मैंने पूछा कि इतने सालों बाद और कानून आने के बाद सरकार या सिस्टम का रवैया इस कुप्रथा को लेकर क्या है और ये खत्म क्यों नहीं हो पा रही है। सरकार अभी कई समय हमारा बात सुन रहा है लगते हैं, बट सरकार वो पहले क्या है वही स्टैंड लेते हैं। सरकार पे अधिकारी है, उनका इतने जल्दी से जल्दी कुछ बदलना एक तरीका पता नहीं होते हैं। वो तो ये कुछ एक नया कानून आया, कानून का हम लागू करना ऐसा सोचते हैं। कानून ये देश पे अगर वो जाति और पितृसत्ता और एक वर्ग का संबंधित और आधारित हुए तो वो कानून लागू करने के अधिकारीगण भी थोड़ा सेंसिबल होना, थोड़ा समझदार होना, ये नहीं हो रहा है। कोई एक अधिकारी आएगा, सो गांव जाएंगे, वहां कहा है महिला काम करने वाला कौन है, अरे ये काम करे तो आप जेल जाएंगे, ये बोलते हैं। एक IAS ऑफिसर का ये कानून ऐसा समझे तो सो आप कैसे लागू करेगा। कानून कहते हैं बहुत क्लियर, ये काम कौन करवाते हैं उनका सजा है, बट ये अधिकारी खुद
ये समझना तैयार नहीं, मतलब उनका पता नहीं है, उनका पता है, बहुत पता है, अच्छा क्लियर उनका जानते हैं क्या है, बट उनका जाति से वो भी बंदी है, जाति से वो भी गुलाम है। सो इसलिए वो अधिकारी भी उनका जाति फाउंडेशन है ना, यही से वो सारे समझने की कोशिश कर रहा है। सो हम बिना जाति अगर वो सोचना शुरू करे तो उनका बहुत स्पष्ट मालूम हो जाएगा ये कैसे इंप्लीमेंट करना ये कानून। अच्छा बेजवाड़ा जी, आपने देश भर में काम किया है, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि देश के किन इलाकों में आप ज्यादा स्थिति खराब देखते हैं? एक होल सैनिटेशन का हम देखे तो स्वच्छकार समाज का प्रॉब्लम्स ये है, दो चीज इस पे देखना, एक है सैनिटेशन का है, दूसरा है सफाई का काम करने का समाज का है। सो अगर अब सैनिटेशन का सोचे तो इस पे ड्राई लेट्रिन आते हैं, शुष्क शौचालय, वो पायखाना कहा टट्टी सारे होते हैं, ये पायखाना का, ये विषय पे बात करना तो जैसा टॉयलेट्स इतने साल का इतने लड़ने के बाद भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर पे अभी भी ज्यादा से ज्यादा है। अच्छा बेजवाड़ा जी, एक और सवाल कि सफाई कर्मचारी आंदोलन जो आप चला रहे हैं उसके जरिए किस तरह से रोड मैप तैयार कर रहे हैं इस कुप्रथा से लड़ने के लिए? अभी सो हमने जनवरी 3 तारीख से लेके अप्रैल 13 तारीख तक मिशन 2021 नाम से एक अभियान अभी चालू है। इसका अनुसार हम लोग ने अभी देश पे कहीं भी होगा जैसा काम करने वाला उनका सबका पहचान करना, एक जियो टैग से टॉयलेट का पहचान करना, एक ऐप तैयार किया। ये ऐप से हम लोग कलेक्ट करेंगे और 60 दिन हम डायरेक्ट एक्शन पे आएगा, सबको बताएंगे ये काम कौन कौन करवाते हैं, उनका टॉयलेट बदलने के, अगर वो नहीं बदले तो हम खुद लोग सारे लेके जाके इसका तोड़ेंगे। क्यों तो ये देश पे जैसा ये गुलामगिरी का चिन्ह होते हैं, सिंबल्स है, वो टॉयलेट्स अभी भी इतने साल के बाद रखना ये बेशर्म है। इसलिए इससे हम लोग ने बिल्कुल ये शर्मनाक का कितने हैं हमारा पास ये सिंबल्स, इसका ध्वंस करना। ये थे मैला प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाज सेवी बेजवाड़ा विल्सन। और अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। आपका कीमती फीडबैक आप हमें सोशल मीडिया पर भी दे सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर हम हैं। यहाँ आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको प्रोग्राम का अपडेट भी समय से मिलता रहेगा। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है अमन गुप्ता। अब आपसे कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/ITMI/ या कॉल करें on 9560065465।